नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। चीन के तियानजिन शहर में आज शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एससीओ में 10 सदस्य शामिल हैं। बैठक में एससीओ के सदस्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले कल विदेश मंत्री ने पेइचिंग में अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने सीमा पार नदियों पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता के सकारात्मक प्रभाव और तनाव कम करने और साथ ही सीमा प्रबंधन के निरंतर प्रयासों का भी उल्लेख किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईडीसीपीसी मंत्री लियो जियानचाओ के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने बदलती वैश्विक व्यवस्था और बहुध्रुवीयता के उदय पर चर्चा की। एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में पौधा लगाया। टोरंटो में रथ यात्रा पर हमले की भारत ने नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस प्रकार की निंदनीय हरकतें खेदजनक हैं और रथ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन की उस भावना के खिलाफ है जिसका उद्देश्य एकता, समरसता और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना है। भारत ने कनाडाई अधिकारियों से इस घटना के दोषियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है। यह भी आशा जताई है कि कनाडा सरकार वहां रह रहे भारतीय समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी। एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हुए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके 3 अन्य सहयोगी आज धरती पर वापस लौट आएंगे। करीब 22 घंटे 5 मिनट की यात्रा के बाद चालक दल के कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3 बजे के करीब समुद्र में स्प्लैश डाउन करने की उम्मीद है। शुभांशु की वापसी से पहले ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने बड़ी खुशखबरी दी है। इसरो ने बताया कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु जो मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था, उन्होंने सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया में भरे हुए फॉर्म जमा कराने की अंतिम तारीख में अब केवल 10 दिन बाकी हैं। एसआईआर के 2 चरणों में बीएलओ घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। बिहार के करीब 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 6.6 करोड़ यानी कि 83.66% ईएफ जमा हुए हैं। अब तक 1.59% मतदाता मृत पाए गए हैं। मतदाता पुनरीक्षण का काम तो चल ही रहा है, लेकिन इस पूरे पे सियासत भी खूब हो रही है, खास तौर पर जब से घुसपैठियों का खुलासा हो रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार एसआईआर के तहत घर घर जाकर बूथ लेवल अधिकारियों को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग मिले हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक की जाने वाली उचित जांच के बाद यदि ये मामला सही पाया जाता है तो ऐसे नामों को 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कल रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज बुलाई गई है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। 21 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों पर इसमें बातचीत होगी। ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन स्वायत्त महाविद्यालय की 20 वर्षीय छात्रा की एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा ने इस महीने की शुरुआत में कॉलेज के एक फैकल्टी मेंबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ओडिशा पुलिस ने 12 जुलाई को ही आरोपी एचओडी समीर कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल दिलीप घोष को एसडीजेएम कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में लिया गया।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने छात्रा की मौत के बाद एक्स पर कहा कि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ओडिशा सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। छात्रा की मौत के बाद एम्स पहुंचे ओडिशा के उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा ने कहा है कि घटना का दुख है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर है। राष्ट्रपति आज राविन शॉ विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और कटक स्थित राविन शॉ गर्ल्स हाई स्कूल के 3 भवनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कटक में आदिकवि सरला दास के जयंती समारोह में भी शामिल होंगी और कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में विकसित भारत मिशन 2047 में सीएसआर की भूमिका विषय पर आयोजित 12वें राष्ट्रीय सीएसआर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज मुंबई में आयोजित IVCA रिन्यूएबल एनर्जी समिट 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कौशल मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाएंगे। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की याचिका पर आज होगी सुनवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी विभागों और मंत्रालयों को पत्र लिखा है। पत्र में विभागों और कार्यालयों में तेल और चीनी बोर्ड प्रदर्शित करने के निर्देश देने के सुझाव दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि अब समोसा, जलेबी, लड्डू और वड़ा पाव जैसे खाने की चीजों में कितनी शुगर और कैलोरी है, इसकी जानकारी तेल उत्पादों के जरिए उनको देनी होगी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश दुबई के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इस मौके पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रहे मौजूद। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को बुरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न सेक्टर्स के निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए राज्य की संभावनाओं और उद्योग हितैषी नीतियों के बारे में बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुबई में फेडरेशन ऑफ UAE चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव हुमैद मोहम्मद बिन सलीम के साथ बैठक की। भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक एक ऐतिहासिक प्रदर्शन का आयोजन किया। इसमें मेरठ खड़गा कोर फील्ड प्रशिक्षण क्षेत्र में स्ट्राइक कोर ऑपरेशनों में पैदल सेना द्वारा विघटनकारी प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रदर्शित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विभागीय अधिकारियों के साथ नियोजन विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नए विश्वविद्यालय के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कन्या सुरक्षा यात्रा पर कहा कि ममता बनर्जी जब तक सत्ता में रहेंगी तब तक कोई महिला सुरक्षित नहीं है।
दिल्ली में कांवड़ यात्रा के शिविरों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि कांवड़ यात्रा की सिंगल विंडो सुविधा से कांवड़ यात्रा के आयोजक बहुत प्रसन्न हैं। जनता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा का धन्यवाद कर रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर प्रदेश उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य आगामी चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति को और धार देना है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद से इंडी गठबंधन का कोई बैठक नहीं हुई है। वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द बैठक बुलाई जाए क्योंकि बिहार चुनाव करीब आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत के गन्नौर में स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी फल और फूल बाजार का निरीक्षण किया। गुजरात के बोटाद स्थित गोघावता गांव के पास एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति लापता है। दिल्ली एनसीआर में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी क्षेत्र में कभी-कभी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने आज राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। पश्चिम राजस्थान में भी कल बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 2 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। जबकि आज ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के अनुसार पिछले 24 घंटों में शिमला, सिरमौर, कुल्लू और मंडी जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश राजगढ़ में दर्ज की गई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कल मंडी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जब आप मंडी आएंगे तो देखेंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर टूट गए हैं और दुकानें तबाह हो गई हैं। इस मामले पर बहुत गंभीरता के साथ राज्य सरकार को देखना चाहिए। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में भी बहुत भारी बारिश का अनुमान है। उधर नैनीताल, देहरादून और अन्य कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। मंगलुरु के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश से कई स्थानों पर जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। असम में भी बारिश का दौर जारी है। गुवाहाटी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सूरत नगर निगम में भारी वर्षा के कारण प्रभावित सूरत के कई विभिन्न इलाकों में सड़कें की मरम्मत का काम जारी है। भारत पहले फ्रेंच फ्राइज का आयात करता था, अब इसका भरपूर निर्यात कर रहा है। भारत प्रोसेस्ड आलू का भी बम्पर उत्पादन करता है। देश के प्रोसेस्ड आलू के निर्यात में गुजरात का भी महत्वपूर्ण योगदान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत पहली बार निर्यातकों और नए बाजारों को प्रोत्साहन देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी करेगी। भारत का बहुत बड़ा घरेलू बाजार है और ये विकसित देशों के साथ आधुनिक व्यापार व्यवस्था में प्रवेश करना जारी रखेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि आयकर विभाग ने देश भर में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आयकर रिटर्न में कटौती और छूट के फर्जी दावों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर नजर रखना है। नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में भारत का व्यापार प्रदर्शन भू राजनीतिक अस्थिरता और बदलती वैश्विक मांग के बीच सतर्क मजबूती को दर्शाता है। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई जून में सालाना आधार पर घटकर 0.13% रह गई है। ये अक्टूबर 2023 के बाद से थोक महंगाई की सबसे कम दर है। कर्नाटक बैंक ने घोषणा की है कि बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट 16 जुलाई से 3 महीनों की अवधि के लिए अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभालेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जैव ईंधन के माध्यम से भारत में एक नई क्रांति लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की है, जिसके परिणाम स्वरूप नामीबिया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेमा सानी चंद्रशेखर ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांव को विकसित गांव में बदलना होगा। उद्योग विशेषज्ञों ने कहा है कि थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में लगातार
7वें महीने गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। इससे कंपनियों की परिचालन लागत कम होगी, घरेलू मांग बढ़ेगी और आर्थिक विकास को समर्थन मिलेगा। कैलेंडर वर्ष 2025 की पहली छमाही के दौरान आईपीओ फंड जुटाने के मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एक्सचेंज बनकर उभरा है। भारत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने 2025 की दूसरी तिमाही में अपनी रणनीतिक गति बनाए रखी है और पब्लिक मार्केट इक्विटी सहित 1.3 अरब डॉलर मूल्य के कुल 29 लेन देन दर्ज किए हैं। भारत में स्टार्टअप फंडिंग बीते हफ्ते लगभग $95 मिलियन रही, जिसमें 17 स्टार्टअप ने विभिन्न चरणों में निवेश हासिल किया। भारत लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स के लिए दुनिया का लोकप्रिय गंतव्य बनता जा रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की करीब 70% कंपनियां देश में अगले 2 वर्षों में वेयरहाउसिंग फुटप्रिंट का विस्तार करने की योजना बना रही हैं। भारत के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि यूपीआई अब दुनिया का टॉप रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि भारत का डिजिटल पावर हाउस यूपीआई दुनिया भर में रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को लेकर पहले पायदान पर पहुंच चुका है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक और परिवर्तनकारी उपलब्धि है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने यूपीआई की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिदिन 65 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन के साथ ये वीजा को शीर्ष स्थान से हटाते हुए दुनिया का लीडिंग रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। भारत ने अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करके पेरिस समझौते में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से 5 वर्ष पहले अपनी ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान चाहने वाली दुनिया में भारत राह दिखा रहा है। वर्ष 2030 के लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व भारत के हरित परिवर्तन को गति दे रहा है, एक आत्मनिर्भर और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के लक्ष्य को साकार करने में भारत के जीसीसीज यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रोजगार बढ़ाने के साथ साथ जीसीसीज नवाचार, तकनीक, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में प्रभावी काम कर रहे हैं। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिन को वहां बैस्टिल दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस मौके पर पेरिस के आईफिल टावर के आसपास रात के वक्त आसमान में भव्य आतिशबाजी और ड्रोन का प्रदर्शन हुआ। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़ जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी है कि अगर 50 दिनों के भीतर यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ तो रूस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त किया है कि वे यूक्रेनी नागरिकों की रक्षा के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि उन्होंने कीव में यूक्रेन के लिए ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि कीव कैलॉग के साथ सार्थक चर्चा की।
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस से मुलाकात की है। इस बैठक में दोनों देशों की सुरक्षा साझेदारी पर चर्चा हुई, जिसमें नेटो के रक्षा खर्च में वृद्धि भी शामिल है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 2 पूर्वी यूक्रेनी गांवों में रूसी झंडा पकड़े सैनिकों की वीडियो जारी की हैं, जिन पर उसने कब्जा करने का दावा किया है। ये वीडियो डोनेत्स्क क्षेत्र के मिरने और ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र के मालिनिवका गांव के बताए गए हैं। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के व्यापार प्रमुख मारोस सेफकोविक से कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 30% टैरिफ की बात अस्वीकार्य लगती है। अमेरिका के नए टैरिफ के जवाब में ब्राजील की सरकार ने टास्क फोर्स गठित किया है। ब्राजील के उपराष्ट्रपति जेराल्डो अल्कमीन ने कहा कि ब्राजील की सरकार प्रभावित अमेरिकी कंपनियों से भी बातचीत करेगी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग के लगभग 1400 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका जिला न्यायाधीश म्योंग जॉन के आदेश पर रोक लगाते हुए इसकी अनुमति दे दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर और चेक के प्रधानमंत्री पेट्रो फियाला ने स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए चर्चा की। न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद की दौड़ में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फिर से उतरने की तैयारी में। इजरायल की सेना ने दक्षिण सीरिया में स्वेदा के निकट टैंकों पर हमला किया, जबकि सीरिया मुख्य रूप से ड्रूज शहर में सांप्रदायिक झड़पों से जूझ रहा है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने ब्रसेल्स में मध्य पूर्व और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक से पहले कहा कि गजा में अधिक ट्रकों और आपूर्ति के पहुंचने के कुछ संकेत मिले हैं, लेकिन यूरोपीय संघ को जमीनी स्तर पर पर्याप्त सुधार नहीं दिख रहा है। नाइजीरिया के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन लंदन में 82 वर्ष की आयु में हुआ। राज्य के गवर्नर ने कहा कि बुहारी को आज उनके उत्तरी गृह राज्य कात्सेना में दफनाया जाएगा। बॉस्टन क्षेत्र के सहायता प्राप्त आवास केंद्र में आग लगने से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और 30 से अधिक अन्य घायल हुए हैं। जंगल की आग ने एरिजोना में ग्रैंड कैनियन के उत्तरी किनारे पर ऐतिहासिक लॉज और दर्जनों अन्य संरचनाओं को नष्ट कर दिया। साथ ही केबिन, पार्क प्रशासनिक भवन और आगंतुक सुविधाओं सहित अन्य संरचनाओं भी नष्ट की गई। कनाडा के टोरंटो में जंगल में आग लग गई है। पर्यावरण कनाडा ने कहा है कि ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता चेतावनी और गर्मी चेतावनी दोनों जारी की गई हैं। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका यूरेनियम संवर्धन गतिविधियां बंद करने की शर्त पर परमाणु वार्ता की पेशकश रखता है तो अमेरिका के साथ कोई नई परमाणु वार्ता नहीं करेगा। इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट में भारत को 22 रन से हराया। सीरीज में इंग्लैंड ने बनाई 2-1 की बढ़त। दोनों टीमों के बीच चौथा टेस्ट 23 जुलाई से मैनचेस्टर में। जीत के लिए 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम दूसरी पारी में 170 पर सिमटी। रविंद्र जडेजा 61 रन बनाकर नाबाद। वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जीत। तीसरे टेस्ट में 176 रन से हराया। 3 मैच की सीरीज को किया क्लीन स्वीप। वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 204 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 27 रन पर सिमटी। टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर रहा। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क की धारदार गेंदबाजी दूसरी पारी के लिए 6 विकेट रहे प्लेयर ऑफ द मैच। इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बशीर मौजूदा टेस्ट सीरीज से बाहर। चोटिल होने के चलते बाकी बचे 2 टेस्ट में नहीं खेलेंगे। लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन बशीर अपनी ही गेंद पर कैच लेने के प्रयास में चोटिल हो गए थे। विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फॉर्जर सिंह का निधन। कार की टक्कर लगने से हुई मृत्यु। 2003 में टोरंटो मैराथन में 92 वर्ष की आयु में दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। फॉर्जर सिंह ने अपना मैराथन करियर वर्ष 2000 में शुरू किया और कुल 8 अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में भाग लिया। 12वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप दिल्ली के 5 खिलाड़ी
और एक अधिकारी हुआ शामिल। प्रतियोगिता वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन के तत्वाधान में 16 से 19 जुलाई 2025 तक थाईलैंड में आयोजित की जाएगी। झारखंड हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता। ओडिशा की टीम को 1-0 से हराया। वहीं प्रतियोगिता का कांस्य पदक रहा हरियाणा के नाम। मिजोरम की टीम को हराकर हासिल किया तीसरा स्थान। 2000 के बलोमो डी और विजेता ल्यूका मॉड्रिच ने एसी मिलान क्लब के साथ करार कर लिया है। मॉड्रिच ने एसी मिलान के साथ 30 जून 2026 तक का करार किया है। एसी मिलान के साथ मॉड्रिच 14 नंबर की टी शर्ट के साथ नजर आएंगे। और रियल मैड्रिड ने स्पेनिश डिफेंसर अल्वारो केरियारास के साथ 6 साल का करार किया है। जनवरी 2024 में ये खिलाड़ी बेनफिका क्लब में शामिल हुआ था। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।